नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कोडिंग का कीड़ा। प्रीवियस वीडियो में हमने बात कर लिया था कि एमवीसी का आर्किटेक्चर क्या है, उसका फ़ोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, डेटा ट्रांसफ़र कैसे होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा को किस तरीके से आप डिस्प्ले कर सकते हो, जिसके लिए हम एएसपीएक्स इंजन या तो फिर रेजर इंजन यूज़ करते हैं या हमारा कोई कस्टमाइज़ इंजन है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम रेजर इंजन और इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से हम इसे कोड में यूज़ करें अपने, इसका सिंटैक्स क्या है, इसको प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अच्छा यूआई डिस्प्ले करने के लिए या बनाने के लिए आपको किन-किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है या किन-किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो आप बिफोर एंड आफ्टर, तो आपको पता लग ही गया होगा कि मेकअप करने के बाद वो सेम जो है कैसे चेंज हो गया है। तो इसी तरीके से आप इसे अपना यूआई समझें और अच्छी स्टाइलिंग करके आप उसे और भी अट्रैक्टिव बना सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें आपको दोनों इमेज दिख रही है जो, तो डेटा जो है हमारे पास बहुत सारा है, बट उसको प्रॉपर वे में रखना है कि जिससे कोई भी यूज़र आए तो उसे ईज़िली वो डिस्प्ले हो जाए डेटा। तो देख सकते हो आप एक ने बहुत ही प्रॉपर तरीके से अपने सामान को रखा हुआ है। इसे आप एज़ अ डेटा समझ सकते हो कि आपके यूआई पे जो डेटा दिख रहा है बहुत ही प्रॉपर तरीके से रखा हुआ है। तो कोई भी यूज़र आएगा उसे अच्छा लगेगा और एक जो साइड में देख रहे हो आप वो कहीं भी कुछ भी रख दिया उसने, तो ना ही डेटा प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, ना ही वो लुक अच्छा लग रहा है। तो दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी, टेम्पलेट एंड डेटा। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए आइए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक डायरेक्टर जब मूवी शूट करता है तो वो अपने पूरे सीन को, बैकग्राउंड को डिसाइड करता है क्या, कैसे, किस तरीके से और कहाँ पे होना चाहिए, और फिर उसमें एक्टर आते हैं और उसमें रोल प्ले करते हैं। तो सेम एज जो डायरेक्टर है वो आप हो या आपका डिज़ाइनर है जो स्टैटिक टेम्पलेट क्रिएट करता है कि क्या किस तरीके से होना चाहिए, और जो उसमें एक्टर हैं एज अ डेटा हैं जो उसमें डायनामिक रोल प्ले करते हैं, उसको और भी अच्छा बनाते हैं। तो ये सब कुछ मिलके एक आउटपुट अच्छा सा तैयार होता है, टेम्पलेट प्लस डेटा का। तो ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आपको रेज़र के सिंटैक्स बहुत ही अच्छी तरीके से आएँ, कि जिससे कि आपका डिज़ाइनर है या आप खुद जो भी कोई भी टेम्पलेट बना रहे हो सीएसएस, एचटीएमएल का, उसमें डायनामिक डेटा को, वेरिएबल को अच्छी पोज़ीशन पे और सही तरीके से फिट कर सको। तो इसके लिए आपको रेज़र आना चाहिए कि किस टाइम पे किस तरीके से क्या यूज़ करें। आइए रेज़र इंजन को एक बार समझ लेते हैं कि क्या है। ASP.NET MVC में आप ASPX इंजन यूज़ कर सकते हो या आपके पास होता है रेज़र इंजन, या तो फिर कोई कस्टमाइज़ इंजन भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। बट ये ASP.NET MVC में बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, क्योंकि इसके यूज़ से कोड जो है कॉम्पैक्ट हो जाता है और इसमें इंटेलिजेंस काम करता है और ये ईज़ी टू लर्न है बिकॉज़ ये सी शार्प से और वीबी से बहुत ही सिमिलर है। तो आइए अभी इसके सिंटैक्स रूल को जान लेते हैं और इसे आगे प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कि किस तरीके से हमें यूज़ करते हैं जब हम कोड कर रहे होते हैं तो ये जब भी एट द रेट आप व्यू में लिखते हो तो उससे ये आइडेंटिफाई करता है कि ये सर्वर साइड कोड है। सिंगल लाइन के लिए एट द रेट और उसके आगे आप जो भी लिखना चाहते हो। मल्टीपल लाइन के लिए कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं और क्लोज करते हैं। कोड की जो एंडिंग होती है हमेशा वो सेमीकोलन से होती है। आप इसे एज अ टेक्स्ट डिस्प्ले करना चाहते हो तो एट द रेट भी लिख सकते हो या टेक्स्ट भी लिख सकते हो। इफ कंडीशन के लिए हमेशा स्टार्ट करने के लिए एट द रेट इफ और कर्ली ब्रेसेस आगे होगा। फॉर लूप के लिए भी सेम एट द रेट फॉर लूप करके, जिससे कि पता चले कि हाँ एट द रेट सर्वर साइड कोड है और उसके बाद फॉर लूप आप लगाने जा रहे हो। एट द रेट मॉडल कर देते हो अगर ऊपर आप, तो उसे पूरे पेज में कहीं पे भी आप मॉडल डॉट करके उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हो अगर व्यू जो है वो एसोसिएटेड है किसी मॉडल से तो। और इसमें जो फाइल नेम होता है सी शार्प में है तो सी एस एस टी में होगा, और अगर वीबी में है तो वीबी एस टी में होगा। तो आइए कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि रेजर इंजन किस तरीके से हम अपने एमवीसी के प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये विजुअल स्टूडियो 2017 लिया हुआ है और उसको खोल रखा है। तो आइए एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया, आप विजुअल सी शार्प खोलोगे और उसमें वेब एप्लीकेशन खोलोगे और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं। 17 में ये दो ऑप्शन दिखेंगे आपको, कोर के भी और वेब एप्लीकेशन के, डॉटनेट के। तो यहाँ पे मैंने ले लिया और यहाँ पे मैं इसका नेम और लोकेशन डाल दे रहा हूँ, रेजर।
नेक्स्ट आपके पास टेम्पलेट के ऑप्शन रहते हैं कि क्या लेना आपको, एम्प्टी भी ले सकते हो, ये वेब फॉर्म या एमवीसी। तो अभी अगर एम्प्टी लोगे तो इसमें कोई भी स्टाइलिंग वगैरह नहीं होगी, वरना ये डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप की टेम्पलेट डाल के देते हैं। तो ये मैं 17 में कर रहा हूँ इसलिए ऐसा दिख रहा है। अगर आप 15 में करोगे तो आपके पास नीचे ऑप्शन भी आते हैं इंजन को चूज़ करने के लिए, बट ये डिफ़ॉल्ट अभी रेजर इंजन ही लेगा ये। मैंने इसको क्रिएट किया, अब देखोगे प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। तो एक बार इसको स्टार्ट करके हम देखते हैं कि कैसा ये डिस्प्ले होता है। तो आप इसे कंट्रोल F5 कर दो या यहाँ से रन कर दो। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट हमें मिला हुआ है और अभी हम इसमें ही चेंज करेंगे। तो सपोज जैसा कि आपका डिज़ाइनर देता है या आप खुद पहले एक टेम्पलेट डिज़ाइन करते हो कि इस तरीके का डेटा मेरे को डिस्प्ले होगा। अब हम इसमें रेजर इंजन को यूज़ करके वैल्यूज़ को सेट करेंगे इससे डायनेमिक बनाने के लिए। तो अभी हम होम कंट्रोलर को देखेंगे और व्यू को, इसके इंडेक्स व्यू को देखेंगे, जो भी डिस्प्ले हो रहा है उसको ही चेंज करेंगे। तो कंट्रोलर में जाके आप होम करोगे तो आपको ये सारा कुछ डिस्प्ले हो जाएगा। व्यू में आप यहाँ से भी राइट क्लिक करके जा सकते हो। आपने अगर राइट क्लिक किया तो यहाँ से गो टू व्यू कर सकते हो, या तो फिर व्यू के अंदर जाके आप होम के अंदर जाके इंडेक्स यहाँ पे ये भी खोल सकते हो। तो अभी जैसा आपने पेज देखा तो मेरे को ऐसा दिख रहा है ASP.NET और उसकी डिस्क्रिप्शन नीचे लिखी हुई है और नीचे की ये सेगमेंट है। तो जो ये सेगमेंट है इसको हम डायनेमिक करेंगे ताकि हमारी जो वैल्यू एक्शन से रिटर्न हो रही है वो इसमें डेटा को सेट करेगी। वो देखेंगे किस तरीके से इस पूरे टेम्पलेट CSS के बीच में किस तरीके से रेजर इंजन को यूज़ करके अपनी वैल्यू को इसमें फिट करते हैं और नीचे वाले पार्ट को। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे चेंज करेंगे यहाँ पे, और ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है इसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसके एक्शन में हमने जैसे लास्ट वीडियो में देखा था कि डेटा का ट्रांसफर किस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी हम व्यू बैग लेंगे, एक व्यू बैग लेंगे और उसमें नेम डाल देंगे और इसमें डाल दिया मैंने कोडिंग का कीड़ा। जहाँ पे MVC लिखा हुआ है वहाँ पे इसको सेट करेंगे। नेक्स्ट एक और व्यू बैग की प्रॉपर्टी बनाएंगे एज अ डिस्क्रिप्शन। इसमें मैंने कुछ भी डाल दिया मैसेज। अब ये जो दोनों व्यू बैग की प्रॉपर्टी है नेम एंड डिस्क्रिप्शन, इसे मुझे फिट करना है अपने व्यू में, इस वाले CSTML पेज पे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे है हेडिंग, इसकी जगह मैं लिखूंगा @ लिखते ही रेजर इंजन ये समझता है कि यहाँ पे अब सर्वर साइड कुछ कोड लिखा जाएगा। तो मैंने लिखा व्यू बैग डॉट, अब उसकी जो प्रॉपर्टी हमने दे रखी है पीछे नेम, देन हम इसे हटा के इसमें लिखेंगे व्यू बैग डॉट डिस्क्रिप्शन। अब इसे हम रन करके देखेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पे कोडिंग का कीड़ा ये डायनेमिक वहाँ से आ रहा है और यहाँ पे लाइक एंड सब्सक्राइब जो भी हमने मैसेज दिया था वो आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने एक्शन से डेटा को रिटर्न करके यहाँ पे इस तरीके से उसमें फिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स एग्जांपल की, कि अगर सपोज आपके पास कोई डेटा टेबल में वैल्यूज़ है और उसको आपको लूप लगा के वहाँ पे मल्टी लाइन की कोडिंग करनी है और उसे वहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए हम एक डेटा टेबल लेते हैं। डेटा टेबल के लिए आपको यहाँ पे
सिस्टम डॉट डेटा, आपको नेम स्पेस ऐड करना पड़ेगा। और फिर हमने डेटा टेबल लिया, dt लिस्ट हम कर लेते हैं। जो ASP.NET के नीचे यहाँ पे फीचर डिस्प्ले हो रहे हैं, इसको ही चेंज करेंगे हम, और ये लूप के थ्रू करेंगे। तो इसको एज अ कंसिडर कर लेते हैं कि लिस्ट ऑफ फीचर। अभी हम डेटाबेस से नहीं कर रहे हैं, अभी इसको ऐसे ही एक टेबल क्रिएट करके हम इसमें फिल करेंगे। आप इसे डेटाबेस से भी फैच करके ला सकते हो। क्योंकि वहाँ पे नेम और उसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो दिया हुआ है। यहाँ पे इसका नेम है फीचर का, और इसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो सेम ऐसे ही हम भी करेंगे। हमने 2 कॉलम ले लिया, नेम एंड डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे रोज ऐड करेंगे हम। अगर आप डायनेमिक डेटा फैच करते हो तो ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे मैं F1 लिख देता हूँ फीचर 1 के लिए, एंड उसका मैसेज क्या डालते हैं, दिस इज F1 डिस्क्रिप्शन। से मैंने 3 डाल दिए। चार डाल देते हैं। अब मैं एक और व्यू बैक की प्रॉपर्टी बना रहा हूँ। व्यू बैक की जो प्रॉपर्टी डायनेमिक प्रॉपर्टी कहते हैं इसे, और मैं इसका लिख रहा हूँ डेटा लिस्ट, और इसमें मैंने असाइन कर दिया इसको। अब व्यू पे हमें ये देखना होगा, एक सेक्शन को सेलेक्ट करना होगा। जैसे एक सेक्शन है हमारा, इसे सेलेक्ट कर लिया, बाकी को डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसे ही रिपीट करना है। तो अभी हमें यहाँ लूप लगाना है, जैसे कि हम इसको बार बार रिपीट करें जितने भी लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं हमारे डेटा टेबल के अंदर। तो सबसे पहले अगर डेटा टेबल को आप एक्सेस करना चाहते हो व्यू में, तो आपको उसके नेम स्पेस को यहाँ पे ऐड करना होगा। तो यहाँ भी सेम एज करते हैं, यूजिंग सिस्टम, जैसे पीछे किया था, डेटा। अब यहाँ लूप लगाना है, तो @ लगाया हमने, और यहाँ पे फॉर ईच लूप लगाएंगे हम। इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसमें इंटेलिजेंस काम करता है। जो हमने व्यू बैग वहाँ पे लिखा था उसको यहाँ पे एक्सेस करेंगे, डेटा लिस्ट डॉट रोज। और हमें पूरा ब्लॉक जो है बार बार रिपीट करना है, तो इसको इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। तो देखिए कितने इजीली ये कोड के अंदर ये पूरा ब्लॉक आ गया। अब ये बार बार लूप करेगा। तो हमें वैल्यू को लेना है, तो वैल्यू आप ऊपर वेरिएबल में लेके कर सकते हो, या तो फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली दे सकते हो। तो अभी मैंने @ किया इसके बीच में, डियर, और 0 पे इसका नेम इंडेक्स पे, तो वो ले लिया। और डिस्क्रिप्शन जो है वो सेकंड कॉलम में है, तो इसको ले लिया। सॉरी। अब जब हम इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो आप, सारे वैल्यू डिस्प्ले हो गई। तो ये पूरा डायनेमिक हो गया। जो हमारा स्टैटिक टेम्पलेट था उसको हमने पूरा डायनेमिक कर दिया है।
अपने इंजन के थ्रू। अभी इसमें एक इफ स्टेटमेंट लगा के देखते हैं। सपोज मुझे कुछ ऐसा मैसेज दिखाना है कि अगर एरर आता है तो वो डिस्प्ले हो। तो मैंने सबसे सबसे ऊपर ही एक ले रखा है डिव। डिव और इसमें क्लास दे दिया मैंने अलर्ट। ये उस कंडीशन में करोगे जब आपको कुछ अलर्ट मैसेज डिस्प्ले करना हो, कुछ कुछ भी एरर आता है और आपने लगा रखा है कि जब भी कोई एरर आएगा तो ये इनेबल हो जाए। तो इसमें एक व्यू बैग हमने क्रिएट किया। सपोज कोई सा भी एरर आ रहा है, आप उसे प्रोसेस कर रहे हो और उसको एक व्यू बैग में डाल रहे हो। एरर नाम की प्रॉपर्टी है और इस पर लिख दो एरर। यहाँ मैंने डेंजर बनाया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है व्यू बैग डॉट एरर। बट ये तभी डिस्प्ले हो जब कोई एरर आए। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी को आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ मैं जैसे लिख रहा हूँ आप देख सकते हो कि अगर एक एट द रेट पहले लग गया है तो अब लगाने की जरूरत नहीं है एट द रेट बीच में। अगर नल नहीं है तो मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो आप एरर डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप इसे रिमूव कर देते हो एक्शन से, यहाँ मैं इसे नल कर देता हूँ। अब देखो आप एरर हट गया यहाँ से। तो इस तरीके से अभी जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हमने इफ कंडीशन लेके और कंडीशन बेस पे उसको डिस्प्ले किया है या हाइड किया है। इस तरीके से आप अगर आप इसे अच्छे तरीके से समझ जाते हो कि सिंगल लाइन में किस तरीके से करना है, अगर मल्टी लाइन है तो उसमें वैल्यू को किस तरीके से पास करना है, तो बहुत ही इजीली आप क्या करोगे किसी भी टेम्पलेट में डायनेमिक डेटा को फिट करके आप अपने यूआई को और भी अच्छा बना सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे HTML हेल्पर्स की और डिटेल में समझेंगे कि उसे किस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो, क्या क्या उसके फीचर्स हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो भी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करना मत भूलें और अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे कि लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी